हेलो बच्चों। तो एज यू नो दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसके अलावा जो भी हायरार्किकल या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन थी। अब आपको एक बात मैं बताती हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हम बेसिकली एक ही तरीके से बोल सकते हैं, तो कुछ टूल्स चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, और ये या फिर बहुत सारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी पहले से जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनकी भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इन सभी टूल्स को यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई नई स्पीशीज मुझे मिली है तो उसको मैं आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो ये जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स या स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प मी इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, सच टाइप ऑफ टूल्स और सच टाइप ऑफ एड्स आर नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स भी बोल सकते हो और खाली टैक्सोनॉमिक एड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है कि टैक्सोनॉमी पढ़ने में हमारी हेल्प करने वाले एड्स, ठीक है। इस एड में हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो मैं लेकर चलती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है हर्बेरियम्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जैसे स्कूल्स ओपन नहीं है, लेकिन एक बार अगर स्कूल ओपन हो जाएंगे तो 11th क्लास में आपसे ये हर्बेरियम की जो शीट्स है ना, ये प्रिपेयर करवाई जाती हैं। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम में बेसिकली सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंट्स को हम लेते हैं। तो जो भी प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं उन्हें ड्राई किया जाता है, ठीक है, प्रेस किया जाता है। सबसे पहले हम उस प्लांट का, कोई भी मैंने प्लांट का स्पेसिमेन उठाया उसको मैं सबसे पहले प्रेस करूंगी, अच्छे से उसको मैं स्प्रेड करूंगी। उसमें उसकी रूट्स भी इंटैक्ट होनी चाहिए, उसकी स्टेम भी होनी चाहिए, उसकी लीव्स भी होनी चाहिए। इसके बाद हम उसे ड्राई करते हैं और फिर हम उसे माउंट कर देते हैं एक पेपर के ऊपर, ठीक है। तो जिस पेपर के ऊपर हम उसे माउंट करते हैं उस पेपर को हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। तो इस तरीके की ये हमारी हर्बेरियम शीट होती है, जिसकी ये जो डायमेंशन है 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन इसकी फिक्स्ड है। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन जो एरिया है उन एरियाज में ये जो डायमेंशन है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये 29 सेंटीमीटर इंटू 41.5 सेंटीमीटर हो जाती है। अदरवाइज जनरली जो डायमेंशन है वो 29 इंटू 43 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास, मैंने जिस प्लांट को ड्राई किया है ये उसकी कुछ लीव्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पर उसकी इस तरीके से रूट्स हो गई, और मे भी हो सकता है कि ऊपर उस प्लांट का फ्लावर भी इंटैक्ट हो। तो इस प्लांट को मैंने एक बड़े अच्छे से स्प्रेड किया, फिर उसको ड्राई किया। अच्छा, प्लांट को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाए, और मॉइस्चर में प्लांट डिग्रेड भी इजीली करता है। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए हम जो हमारा स्पेसिमेन है उसको ड्राई करते हैं, फिर उसे पेपर पे माउंट कर देते हैं और इसको एक शीट से कवर कर देते हैं। अब इस प्लांट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो या तो इस शीट के टॉप राइट कॉर्नर पे या फिर टॉप बॉटम कॉर्नर पे, कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में है उसमें इस शीट के राइट के सबसे बॉटम में हम लोग उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, यानी उस प्लांट का जो भी डिटेल्स है। अब उस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो उस प्लांट का जो कॉमन नाम है, ठीक है, वो कॉमन नेम हो सकता है उस प्लांट का। इसके अलावा उस प्लांट का उसमें साइंटिफिक नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उस प्लांट को कलेक्ट किस जगह से किया है, यानी उस वो प्लांट अकर कहाँ से हुआ है या फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन। अच्छा, उसको किसने कलेक्ट किया है तो वहां पर हम उसके कलेक्टर का भी नाम लिखेंगे, ठीक है। कलेक्टर ने उसको कौन सी डेट पे कलेक्ट किया है, डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखेंगे। और इसके अलावा अगर उसमें कोई और एडिशनल रिमार्क्स लिखने लायक हैं तो वो भी इसी शीट के इस कॉर्नर के अंदर लिखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी इस प्लांट को देख के इसके डिस्क्रिप्शन को देखकर समझ सकता है कि ये प्लांट है। जो ये हर्बेरियम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, क्योंकि ये जब साइंटिफिक स्टडी हम किसी भी प्लांट की करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही एक ऑथेंटिक और करेक्ट डाटा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई एक प्लांट देखा और वो प्लांट मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा
मुझे लगा कि यार हो सकता है क्या पता ये कोई न्यू स्पीशीज में डिस्कवर कर दूं, तो मैं उस प्लांट को ढूंढने के लिए हर्बेरियम शीट्स उठाऊंगी और कहीं पर भी अगर मेरे को वैसा प्लांट दिख गया तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा ये तो भाई धतूरा का प्लांट है या ये पेट्यूनिया का प्लांट था। लेकिन मान लो कोई भी ऐसी हर्बेरियम शीट ना मिले जैसा स्पेसिमेन आपके पास है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने एक न्यू स्पेसिमेन या आपने बेसिकली एक न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया, तो फिर उस स्पीशीज को आप अपने उस पे नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हर्बेरियम में। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं दो आपको एग्जाम्पल्स लिखकर दे रही हूँ। एक तो है रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है ये कीवी लंदन में लोकेटेड है। इस बोटैनिकल गार्डन में लगभग 6.5 मिलियन स्पेसिमेंस हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम इसी गार्डन में मिलता है। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम इज फाउंड इन, तो आपको लिखना है रॉयल बोटैनिकल गार्डन ऑफ कीवी। ठीक है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो इंडिया का एक गार्डन है विच इज इंडियन बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, तो जो इंडियन बोटैनिकल गार्डन है उस इंडियन बोटैनिकल गार्डन में लगभग 2 मिलियन के करीब हमारे पास स्पेसिमेन मौजूद है और वो इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हर्बेरियम है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है और ये इंडियाज लार्जेस्ट हर्बेरियम। Now with this I would like to come to our next taxonomical aid, that is botanical garden। यहाँ पर हमने अभी एग्जाम्पल्स में भी देखा, तो अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि बोटैनिकल गार्डन्स क्या है। बोटैनिकल गार्डन्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम किसी लार्ज एरिया में प्लांट्स को ग्रो करते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए, तो उन गार्डन्स को हम बोलते हैं बोटैनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो ये जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं ये सेट करने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो है साइंटिफिक स्टडी कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को एजुकेट कर सकें, टू एजुकेट पीपल। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जिन लोगों के पास बायोलॉजी है वही इन गार्डन्स में जाएंगे अलग अलग प्लांट्स को देखने के लिए। हो सकता है कुछ लोग जो है वो टूरिज्म के पर्पस से, घूमने के पर्पस से जाएं, तो वहां पे भी उन लोगों को इन प्लांट्स के बारे में एजुकेट किया जा सकता है। तो ये जो रॉयल ये जो बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, बॉटनी यानी प्लांट्स, तो यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है इन दो पर्पस के लिए। अब इन बोटैनिकल गार्डन्स के कुछ एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहला जो मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ वो मैं बात करती हूँ इंडिया के। पहले हम इंडिया के बात करते हैं, बाद में हम इंटरनेशनल कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बोटैनिकल गार्डन। ये जो इंडियन बोटैनिकल गार्डन है ये कैलकटा में लोकेटेड था। अब कैलकटा एक पुराना नाम है, इसका मतलब है इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज ऑल्सो एन ओल्ड नेम। इसका नाम चेंज करके अब आचार्य सुभाष चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन ये किया जा चुका है। ठीक है, इसका नाम चेंज हो चुका है और ये जो है हावड़ा में लोकेटेड है। और हावड़ा ब्रिज आप लोगों ने सुना होगा, तो ये हावड़ा कहाँ पर है, कोलकाता। तो कोलकाता में ये वाला हमारा बोटैनिकल गार्डन है। अब ये जो बोटैनिकल गार्डन है ये बहुत ही फेमस है। इसके फेमस होने के रीजन है इसके अंदर मिलने वाले 2 तरीके के प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है द ग्रेट बैनियान ट्री। ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट है ग्रेट बैनियान ट्री। इसकी लाइफ साइकिल मतलब ये जो प्लांट है ये 250 इयर्स ओल्ड है, 250 साल पुराना ये पेड़ है। इसके अंदर लगभग 2800 प्रॉप रूट्स हैं। अब आप लोग सोचोगे कि प्रॉप रूट्स क्या है। बेसिकली जो प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस से हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेस है वहां से कुछ रूट्स निकलती हैं। रूट्स जनरली सॉइल के अंदर से निकलती हैं, लेकिन ये जो प्रॉप रूट्स होती हैं ये प्रॉप रूट्स उस हॉरिजॉन्टल ब्रांच से निकलती हैं और फिर वो वर्टिकली सॉइल में जाती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो पिलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। ठीक है, तो इन्हें हम बेसिक पिलर रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉप रूट्स हैं ये 2800 प्रॉप रूट्स इस ग्रेट बैनियान ट्री में देखने को मिलती है। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा भी होगा
तो इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे क्रॉप रूट्स निकलती हुई नजर आती है ना। तो अब ये क्रॉप रूट्स कितनी ज्यादा अमाउंट में है इसका अंदाजा आपको अब इस बात से होगा। ये जो क्रॉप रूट्स हैं इन्होंने इस बोटैनिकल गार्डन के 14,500 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर किया है। यानी ये अकेला एक प्लांट जो है वो पूरा फॉरेस्ट के जैसे ग्रो किया, यानी इस पूरे प्लांट की जो कैनोपी है वो ऐसे लगता है कि एक फॉरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो एक फॉरेस्ट नहीं है, वो एक ही प्लांट है। और इस ग्रेट बैनियन ट्री की प्लांट की जो मेन ट्रंक थी उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको बाद में डिटैच करके कट कर दिया था उसको। तो अब जो फॉरेस्ट नजर आता है वो सिर्फ उसकी प्रॉप रूट्स हैं, मेन ट्रंक तो निकाली जा चुकी है, सिर्फ उसकी प्रॉप रूट से इतनी बड़ी कैनोपी है कि देखने में ऐसा लगता है कि वो फॉरेस्ट है। तो ये टूरिस्ट पर्पस के लिए काफी अच्छा है, वहां पर काफी लोग इस तरीके से इसको देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा उस गार्डन में एक और बहुत ही अच्छा प्लांट मिलता है जिसका नाम है वेरोनिका अमेजोनिका, ठीक है, वेरोनिका अमेजोनिका, ठीक है। दिस वेरोनिका अमेजोनिका इज एक्चुअली द जायंट वाटर लिली, ठीक है, ये वाटर लिली का साइंटिफिक नेम है। इसकी एक लीफ का डायामीटर लगभग 2 से 3 मीटर होता है। इतना बड़ा है ये कि इसके अंदर कम से कम 4-5 लोग जो घूमने जा रहे हैं वो इसकी एक लीफ के नीचे बैठ सकते हैं। और इसकी जो लीफ होती है ऊपर से ग्रीन कलर की होती है, नीचे से ब्राउन या कॉपर कलर की होती है, तो देखने में बहुत सुंदर होती है। तो इन 2 प्लांट्स की वजह से ये जो हमारा इंडियन बोटैनिकल गार्डन है जो कोलकाता में लोकेटेड है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और बोटैनिकल गार्डन है इंडिया में ही जिसका नाम है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है दिस इज इन लखनऊ, ठीक है, तो ये भी इंडिया में है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल गार्डन्स की। तो इंटरनेशनल में हमारे पास एक तो जो अभी हम एग्जाम्पल में पढ़कर आए हैं रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है दिस गार्डन इज लोकेटेड इन लंदन, ठीक है, कोई एक जगह का नाम है जो लंदन में या बेसिकली इंग्लैंड में, वहां पर ये गार्डन लोकेटेड है। और इसके अलावा एक और गार्डन का एग्जाम्पल है जो इंटरनेशनली नाम है इसका मेन बोटैनिकल गार्डन। ये गार्डन जो है वो मॉस्को में है, मॉस्को यानी रशिया में, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन। दुनिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन ये मॉस्को वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा हर्बेरिया किसमें मिलते हैं? क्यू वाले यानी रॉयल बोटैनिकल गार्डन में। तो इसके साथ ही हमारा बोटैनिकल गार्डन का टॉपिक भी फिनिश होता है। बोटैनिकल गार्डन के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज या बेसिकली नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड्स पर, जिसका नाम है म्यूजियम। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज म्यूजियम्स। अब म्यूजियम्स क्या हैं? ये म्यूजियम्स एक्चुअली में बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं। ये म्यूजियम्स हमें जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया या यूनिवर्सिटीज में हो गया। इन म्यूजियम्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटरी सॉल्यूशंस में रखा जाता है। बेसिकली जार में वो कुछ प्रिजर्वेटरी सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसे सॉल्यूशंस में इनको रखा जाता है जहाँ पे इन स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, जैसे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई के विंग्स पे बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं, तो उसको स्टडी करना होता है। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, जो बटरफ्लाई है उसको पहले उसके विंग्स को स्प्रेड करते हैं और फिर उसको ड्राई करवाते हैं और फिर उसे पिन कर देते हैं, ठीक है, पिन लगा के उसको बोर्ड पर लगा लेते हैं। इसके अलग से बॉक्सेस आते हैं बटरफ्लाई कलेक्शंस के। तो जो इंसेक्ट्स हैं इनको भी क्या किया जाता है, इनको भी बेसिकली पहले हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद दे आर पिन्ड, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ लार्ज साइज के एनिमल हैं तो लार्ज साइज के एनिमल्स को स्टफ किया जाता है, यानी कि उन एनिमल्स के अंदर का जो भी ऑर्गन्स थे और जो सॉफ्ट टिश्यू थे उसको बाहर निकाल लिया जाता है और
उसके बाद उसके अंदर हम स्टफिंग कर देते हैं ताकि बाहर से उसका जो स्केलेटन है वो हम स्टडी कर सकें और जो भी इसके कलर पैटर्न है या फिर बॉडी साइज है वो हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, इसके अलावा हमें इन म्यूजियम्स में जो है स्केलेटन सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो अब हमने देख लिया कि इन म्यूजियम्स के अंदर हम किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्केलेटन सिस्टम्स, इन सब चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं और इस हर एक चीज़ को बेसिकली कंजर्व किया जा सकता है। ये जो म्यूजियम्स हैं इनका भी पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है, टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और उसके अलावा क्या है, आइडेंटिफिकेशन में या फिर क्लासिफिकेशन की स्टडी में हेल्प करना। ठीक है, तो यही इनका यूज है। इसके अलावा म्यूजियम्स के बाद हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल मौजूद हैं जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होंगे, नाम से पता चल रहा है जू, तो यहाँ पर किसको प्रिजर्व किया जाएगा, यहाँ पर एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क खोलने का पहला पर्पस तो क्या है कि साइंटिफिक स्टडी कर सके इन एनिमल्स के ऊपर, इनकी जो भी आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन में यूज करना है। इसके अलावा हम इन एनिमल्स को प्रिजर्व भी करते हैं। बेसिकली प्रिजर्व ना बोलकर यहाँ पर मैं टर्म अगर लिखूं कंजर्वेशन तो दैट विल बी मोर एप्ट, बिकॉज कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। ठीक है, जो स्पीशीज नॉर्मल कंडीशंस में अगर वो अपने वाइल्ड सिस्टम में ग्रो करेंगी तो वो एक्सटेंड कर जाएंगी, तो इन जूलॉजिकल पार्क्स में उन स्पीशीज को भी कंजर्व किया जाता है। तो एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी में तो हेल्प हो ही रही है, साथ ही साथ उन स्पीशीज को हम कंजर्व भी कर रहे हैं, तो हम उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस प्रोटेक्शन के अलावा ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी यूज होता है। रिक्रिएशन मतलब जैसे हम लोग घूमने वगैरह चले जाते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, तो इन जूलॉजिकल पार्क्स में जा सकते हैं। इन जूलॉजिकल पार्क्स के बाद हमारे पास कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं और हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझना बच्चे कि जो ये नेशनल पार्क्स और जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये दोनों के अंदर ही हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करवा के रखते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि नेशनल पार्क्स के अंदर किसी तरीके की भी ह्यूमन एक्टिविटी या फिर प्राइवेट राइट से किसी प्रॉपर्टी की कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से लोग फोडर भी कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग जो है टिम्बर की जो वुड है उसको भी हार्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग वैसे यहाँ पे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं, कुछ लोग जो हैं जैसे जो चरवाहे होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, वो अपने एनिमल्स को यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लेकर आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये एक्टिविटीज करने की परमिशन होती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो एनिमल्स को एडवर्सली अफेक्ट ना करें। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स में ऐसी किसी भी एक्टिविटी की कोई परमिशन नहीं होती। ठीक, अब ये जो टेक्सोनोमिक एड्स हमने इतने कवर किए हैं, जो टेक्सोनोमिक एड्स बच गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।